हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सुदेश शर्मा सुदेश भगाना क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, सीटेट, एचटेट और जीके के पोर्शन के लिए एसएसटी की क्लासेस के लिए आप सुदेश भगाना क्लासेस नाम से यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो और जिसमें हर टॉपिक पर आप वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और जो लोग वीडियोस को देखते हैं उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। मित्रों, आपको पता है कि हम अब 8th क्लास की हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं और उसमें आज हम लेसन 9th में आ गए हैं। आज हम करेंगे महिलाएं जाति एवं सुधार। इस लेसन के विषय में आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, इसमें क्या हो गया कि है ना, 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे। क्या थे भाई कि उस समय पर महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता था। क्यों नहीं पढ़ाया जाता था? क्योंकि डर रहता था कि कहीं लड़कियों का कोई अपहरण न कर ले, या फिर लड़कियों को कमज़ोर माना जाता था और चार दीवारी के अंदर ही उसको सेफ समझा जाता था। हिंदू और मुसलमान है ना, एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। इस बात का आपको भी पता है। अब मुसलमान रख सकते हैं लेकिन हिंदू अब नहीं रख सकते। लेकिन उस समय पर क्या था, हिंदू और मुसलमान दोनों है ना, एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। और औरतों को है ना सती किया जाता था। सती क्या होती है? यानी कि किसी लेडीज़ के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसको है ना उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था उसी चिता में। तो इसको बोलते हैं सती। और जो सती शब्द है ना, इसका अर्थ होता है सदाचारी। क्या अर्थ होता है? सदाचारी। और संपत्ति तथा शिक्षा पर महिलाओं के अधिकार बहुत ही सीमित थे। देखो भाई, ये बात क्यों कही गई है? बहुत ही सीमित थे मतलब यानी कि जो जमीन है, जो घर है, जो भी चीज़ें होती थी वो महिलाओं के नाम नहीं होती थी। ना ही तो अपने मायके में होती थी और ना ही अपने ससुराल में होती थी। ये बातें अब तो क्या हो गया, अब तो जैसे एक व्यक्ति है, उसके यदि 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, या एक लड़का है, एक लड़की है, तो उनकी उसकी जो जायदाद है उसका समान बंटवारा होगा। लेकिन उस समय पर है ना, उत्तराधिकारी कौन होते थे? लड़के ही होते थे और लड़कों को ही मिलती थी। और एक बात कही गई है कि महिलाओं के अधिकार बहुत ही सीमित थे। इसका मतलब क्या है? जैसे कि महिलाओं के पास कौन सी संपत्ति होती थी? महिलाओं के पास संपत्ति होती थी उनके गहने, जो उनके घर वाले या ससुराल वाले दोनों मिलकर डालते थे। सिर्फ वो संपत्ति महिला की होती थी। और उस संपत्ति का भी कैसे यूज कर लेते थे ससुराल वाले कि उसके जो गहने होते थे उनसे ज़मीन खरीद लेते थे, या कोई और संकट आ गया परिवार में, उसका उन गहनों में उपयोग कर लेते थे। तो सिर्फ केवल यह संपत्ति होती थी महिलाओं के पास। और एक बात और थी, उस समय पर है ना, लोगों का यह विश्वास था कि यदि है ना औरत ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी ना तो वह जल्दी विधवा हो जाएगी। ये भाई एक भ्रांति थी उनके मन में, या फिर क्या कह सकते हैं, ये उनकी एक वहम था। ठीक है, कि भाई महिला जो ज़्यादा पढ़ जाएगी ना वो जल्दी विधवा हो जाएगी। समाज में केवल है ना स्त्री पुरुषों में ही फर्क नहीं था, बल्कि समाज को कई जातियों में भी बांटा गया था। जैसे लेसन का नाम है ना, महिलाएं, जाति एवं सुधार। तो महिलाओं के विषय में, जाति के विषय में और सुधार के विषय में आज हम डिस्कस करेंगे। तो क्या हुआ कि समाज में केवल महिलाओं और पुरुषों में ही फर्क नहीं था, बल्कि क्या था, जातियों में भी लोगों को बांटा गया था। ये जातियाँ कौन कौन सी थी भाई? एक थी ब्राह्मण व क्षत्रिय। ब्राह्मण व क्षत्रिय ये जातियाँ थी ऊंची जाति, यानी कि इनको ऊंची जाति माना जाता था।
फिर दूसरी में आते थे व्यापारी और महाजन। कौन आते थे भाई? व्यापारी और महाजन। ये है ना वैश्य, यानी कि वैश्य क्या होता है? बनिया लोग, यानी कि ये व्यापार का कार्य करते थे, ये वैश्य कहलाते थे। और थर्ड नंबर आते थे काश्तकार, बुनकर व कुम्हार जैसे दस्तकार। ठीक है, इनको है ना शूद्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था भाई? शूद्र। और ये गांव शहरों को साफ करते थे, यानी कि अब तो क्या है, सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन उस समय पर क्या था, यही लोग है ना गांव और शहर को साफ रखते थे। और जिन्हें ऊंची जाति क्या मानती थी? दूषित मानती थी तथा इन्हें अछूत मानती थी। और इनको है ना मंदिरों, शरणों के जो कुएं हैं, कुएं भाई पहले पानी के लिए क्या यूज़ किए जाते थे? कुओं का यूज़ किया जाता था। और जो घाट तालाब थे, यानी कि जो उच्च जाति के लोग थे ना, उनके कुओं पर, उनके मंदिरों में, यहाँ पर इनकी एंट्री नहीं थी, यानी कि इनको यहाँ पर नहीं आने दिया जाता था। ये हमने पढ़ा है, यानी कि समाज को 3 जातियों में बांटा हुआ था। ये क्वेश्चन सीटेट में आया भी है और आगे भी आ सकता है कि समाज को कितने वर्गों में बांटा गया था। तो ये बांटा गया था 3 वर्गों में। ब्राह्मण व क्षत्रिय ये उच्च जाति के थे, यानी कि उच्च जाति, वैश्य और यानी काश्तकार और कुम्हार, जिनको शूद्र कहा गया है। ठीक है, फिर आता है परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। क्या है भाई? परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। इसमें है ना इम्पोर्टेंट रोल है राजा राम मोहन राय का। किनका है भाई? राजा राम मोहन राय का। अब क्या होता है कि इसके बाद संचार के तरीके विकसित हो रहे थे। संचार क्या होता है? जिसके माध्यम से हम एक दूसरे व्यक्ति से कनेक्टेड हो सकते हैं। पहले उसमें क्या था? डाकतार, रेलवे, बसें, परिवहन साधन, ये सब क्या है? संचार के माध्यम है। फिर क्या हुआ भाई? पहली बार है ना किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे, पुस्तिकाएं छप रही थी, यानी कि इसी समय पर क्या हो गया? प्रिंटिंग प्रेस चलने लग गई थी। और ये ना सस्ती के साथ पांडुलिपियों के बजाय ज़्यादा लोगों तक पहुंचती थी। पांडुलिपि क्या होती है? आप कमेंट में मुझे बताना। ये मैंने जो मेरी फर्स्ट वीडियो है ना, फर्स्ट या सेकंड पार्ट में डाला हुआ है कि पांडुलिपियों के विषय में विस्तृत जानकारी मैंने दी है। तो आप उन वीडियोस को सुन के कमेंट में बताना कि पांडुलिपि क्या होती है। तो भाई क्या बताया गया कि इस समय पर जो ये पुस्तिकाएं हैं, पांडुलिपियों से बहुत ही आसानी से और कम कीमत पर ही लोगों को मिल जाती थी। और इसकी एक खास बात थी कि इसको आम लोग भी पढ़ सकते थे। ये पांडुलिपियाँ होती थी, ये संस्कृत में, फारसी में, उर्दू में, इनमें लिखी होती थी। लेकिन जो ये पत्रिकाएं हैं, ये आम बोलचाल में लिखी हुई थी और इनको क्या कर सकते थे? आम लोग भी पढ़ सकते थे, अपनी भाषा में लिख सकते थे, यानी कि जो उन्होंने पढ़ा उसको एक्सप्लेन कर सकते थे, अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों और कभी कभी महिलाओं ने भी चर्चाएं की। यानी कि देखो भाई क्या हुआ, लोगों के पास क्या हुआ? संचार माध्यम बढ़ गया और लोगों की क्या हुई? लोगों में चेतना जागृत होने लग गई। और उस समय पर ब्रिटिश का शासन था ही, तो फिर क्या हुआ? लोग है ना, यानी कि पुरुष और महिलाएं आपस में चर्चाएं करने लगे। और ये चर्चाएं है ना आम आंदोलन का रूप इन्होंने धारण कर लिया। आप ये सोचोगे कि भाई इस जो ये बता रहे हैं इसमें तो सीटेट में आने वाला कुछ नहीं है, जैसे आप पत्रिका के बारे में हो रही है, लेकिन जो याद करने का जो बेस है वो इन्हीं से कवर होएगा। क्योंकि यदि हम जैसे अब हमने ऊपर वाला पढ़ा कि भाई हिंदू जो सती प्रथा है, उसके बाद यदि मैं इन बातों को न बताऊं तो आपकी जो लर्निंग का जो बेस है वो नहीं बन पाएगा। इसलिए आप इनको सुनोगे तो बातें रिलेट होकर आपको याद रहेंगी। ऐसे ही कोई चीज़ आपको याद रखनी है तो रिलेट करके याद करते चलिए, जिससे कि आपकी समझ बढ़ेगी। तो फिर है ना जो जनता में क्या हो गए? आम आंदोलन होने लगे इन्हीं संचार के माध्यमों से।
और ये बहसें है ना, बहसें क्या होती हैं, वाद विवाद, ठीक है, ये भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होने लगे। जो भारत के सुधारक थे और जो ब्रिटिश लोगों ने सुधार संगठन बनाए हुए थे, उनके बीच क्या होने लगी, ये बहसें शुरू होने लगी। राजा राम मोहन राय, इनका जो समय माना जाता है 1772 से 1833 तक माना जाता है। और ये है ना एक समाज सुधारक थे, ठीक है। कौन भाई, राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक थे और इन्होंने है ना कलकत्ता में ब्रह्म सभा नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था। देखो भाई, ये बात इम्पोर्टेंट है, याद करने की बात है। यदि ब्रह्म सभा शब्द आए, ठीक है, यानी कि ब्रह्म सभा शब्द आए तो किसका नाम आएगा, राजा राम मोहन राय का। और इसको ना फिर बाद में ब्रह्म समाज भी कहा जाने लगा, लेकिन स्टार्टिंग में इन्होंने ब्रह्म का भी ब्रह्मो सभा नाम से इन्होंने एक संगठन बनाया था और बाद में इसको ब्रह्मो समाज के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है मित्रों। ये समाज को ना पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए सलाह देते थे, यानी कि ये कहते थे कि आप है ना ये मत मानिए। ये थे पॉजिटिव थिंकिंग। क्या थी भाई इनकी, पॉजिटिव थिंकिंग थी कि हर चीज़ में आप कमी मत देखिए। जैसे अंग्रेज़ कोई सुधार भी करते ना तो भी हमारे इंडिया वाले उसको नेगेटिव लेते थे, क्योंकि उन्होंने सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट कर दी थी कि इंडिया वाले ये सोचने लग गए थे कि ये तो हमारा भला कभी कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इन्होंने ये क्या सोचने लगे कि भाई है ना ये जो ब्रिटिश लोग हैं ये हमारा कभी अच्छा सोच ही नहीं सकते। लेकिन जो राजा राम मोहन राय थे, इन्होंने कहा कि जो बातें अच्छी हैं इनकी उनको ग्रहण कर लो और जो बातें इनकी गलत हैं उनको छोड़ दो। तो जैसे ये सती प्रथा है ये गलत थी भाई, तो इन्होंने इसका विरोध किया था राजा राम मोहन राय ने। ये है ना महिलाओं के लिए स्वतंत्रता एवं पश्चिमी शिक्षा के प्रचार करने के पक्षधर थे। पक्षधर क्या होते हैं भाई, साइड में, यानी कि उनकी साइड थे कि भाई एक तो महिलाओं को स्वतंत्रता प्रदान की जाए और एक जो पश्चिमी शिक्षा है उसका प्रचार किया जाए, ये मानते थे। और इन्होंने यह भी लिखा कि किस तरह महिला को जबरन घरेलू कार्यों में बांधा जाता था, शिक्षा से वंचित तथा घर व रसोई तक ही सीमित रखा जाता था। यानी कि इन्होंने हर चीज़ को एनालाइज किया है। महिला की जो सिचुएशन थी, जो स्थिति थी, जो दुर्दशा थी, उसको इन्होंने एनालाइज करके और उसके विषय में लिखा है। ये संस्कृत कौन भाई, हम बात कर रहे हैं राजा राम मोहन राय की। ये है ना संस्कृत, फारसी तथा कई अन्य भारतीय तथा यूरोपीय भाषाओं के ज्ञाता थे, यानी कि ये मल्टी लैंग्वेज ज्ञाता थे, ठीक है, मल्टी लैंग्वेस्टिक थे ये, यानी कि बहुत सारी भाषाएं इनको आती थी। और अपने लेखों में ये सिद्ध किया है कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं है। देखो यही बात समझने का डिफरेंस रहा है कि भैया ना जो हमारे भारत के जो ग्रंथ हैं उनमें सती प्रथा का कहीं भी जिक्र नहीं है, लेकिन ये कुरीतियाँ किसी के द्वारा चलाई गई हैं और उन्हीं कुरीतियों को हमारे जो वेद हैं, जो पुराण हैं, उन पर ढाल दिया गया है। लेकिन उनका जो गहन अध्ययन करें ना तो उनमें ऐसा कोई भी जिक्र नहीं है और महिला का स्थान तो बहुत ही ऊंचा बताया गया है। जैसे एक संस्कृत की लाइन मुझे याद आ रही है, यत्तर नारी न पूजन्ते तत्तर रमन्ते न देवता, यानी कि जहाँ पर नारी की पूजा नहीं की जाती वहाँ पर देवता भी निवास नहीं करते। ऐसा हमारे वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में ऐसा कहा गया है, तो हम औरत को क्यों जलाएंगे। इसलिए ये क्या थी, बिगड़े हुए समाज की कुरीतियाँ थी। जो विदेशी हमारे भारत में आए थे, शायद उनके प्रभाव से या उनके डर से
लोगों ने ऐसा कार्य शुरू कर दिया हो कि भाई जैसे जेंट्स मर गया तो किसी महिला ने ये सोच लिया होगा भाई यदि मैं यहाँ रहूँगी तो मेरी जो स्थिति है वो बिल्कुल बदतर होगी, इससे अच्छा क्या कर देती हूँ मैं इनके साथ ही अपने प्राण त्याग देती हूँ। जैसे उसमें हुआ था ना भाई, जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुआ था। लोगों ने है ना अंग्रेजों के डर से महिलाओं ने कुओं में कूदकर अपनी जानें दे दी थी और साथ में अपने बच्चों को भी उन्होंने कुएं में कूदा दिया था। इसी प्रकार कोई ऐसी सिचुएशन रही होगी और उसके बाद ये क्या बन गई, एक धारणा बन गई, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। यहाँ तक मित्रों आ गया समझ में? तो हम आगे चलते हैं। यानी कि बता दिया कि हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें कहीं भी विधवाओं को जलाने की अनुमति नहीं है और अंग्रेज इनके विचारों से सहमत थे। यानी कि जो राजा राम मोहन राय हैं इनके विचारों से अंग्रेज सहमत थे। अंग्रेजों का और पुर्तगालियों का एक मिशन और था भाई, आपको हम बता देते हैं। जैसे अंग्रेज बिल्कुल कम संख्या में यहाँ आते थे और ऐसे ही पुर्तगाली कम संख्या में आए थे, लेकिन यदि उन्हें यहाँ पर राज करना है तो अपनी क्या चाहिए, उनको संतान चाहिए, यानी कि अपनी जनसंख्या चाहिए। तो इनके साथ है ना कौन विवाह कर सकता था? पुर्तगालियों के साथ और अंग्रेजों के साथ कौन विवाह कर सकता था? जो महिलाएं विधवा हैं सिर्फ वही विवाह कर सकती थी इनके साथ, और तो कोई करेगी नहीं इंडिया वाली। ठीक है, तो इन्होंने एक चाल खेली थी, लेकिन चाल भी खेली थी और जो देश के हित में भी थी, इसलिए इन्होंने ना विधवा विवाह पर बैन लगाया था। खासकर पुर्तगालियों ने ये सोचा था, अंग्रेजों की का एक्सप्लेन नहीं है, लेकिन पुर्तगालियों के विषय में ये कहा गया है कि पुर्तगाली यहाँ की विधवाओं से शादी करके और अपने बच्चे प्रोड्यूस करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया था। फिर क्या था भाई, 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी। कब लगा दी भाई? 1829 में। और जब भी ये किसी हानिकारक प्रथा का विरोध करते थे तो ये धार्मिक ग्रंथों तथा श्लोकों का सहारा लेते थे। यानी कि जो भी कोई प्रथा, जैसे स्त्री प्रथा है, बाल विवाह है। देखो बाल विवाह क्या था कि भाई छोटी ही उम्र में शादी कर दी, लेकिन हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें हमारी जो उम्र है उसको 4 भागों में बांटा गया है। यानी कि 25, 50, 75 और 100 साल उम्र बताई गई थी व्यक्ति की। तो इसमें बताया गया है कि 25 वर्ष तक बच्चा क्या करेगा, अपना अध्ययन करेगा, खेलेगा, खाएगा, मौज मस्ती करेगा। ठीक है, उसके बाद जो 25 से 50 है उसमें क्या करेगा, गृहस्थी जीवन जिएगा। फिर 50 से 75 क्या करेगा, उसमें फिर वो क्या करेगा भाई, जैसे अपना भक्ति करेगा, कुछ और करेगा। फिर 75 से 100 की एज में वो गृह त्याग कर देगा। ठीक है, यानी कि अपने घर को छोड़कर तपस्या के लिए चला जाएगा। हमारे ग्रंथों में ऐसे मेंशन है बातों का, लेकिन ये जो छोटी उम्र में शादी करना है, ये विदेशी जो आए ना, इनके डर से लोगों के जो मन में डर उत्पन्न होने लगा, उसके कारण ये कुरीतियाँ फैलने लग गई। ना ही हमारे देश में पर्दा प्रथा थी, ना ही हमारे देश में बाल विवाह था, ना ही हमारे देश में स्त्री प्रथा थी। ठीक है, इन सभी की जो जिम्मेवार हैं ये फॉरेन हैं, यानी कि विदेशी हैं। जो विदेशी लोग आए, इन्हीं के डर से लोगों ने अपनी जो चीज़ें हैं उनको सीमित करके और क्या करना शुरू कर दिया, अपने आप को दुख देना शुरू कर दिया और उनको एक रिवाज के रूप में डालना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर देखो भाई इसमें क्या होता है, ये जो राजा राम मोहन राय है ना, इन्होंने खुद अपनी जो भाभी थी विधवा, उसके साथ शादी की थी और इस जो ये कुप्रथा थी इसका उल्लंघन किया था। ठीक है भाई, ये आपको पता चल गया कि जब भी है ना राजा राम मोहन राय किसी भी कुरीति के प्रति बहस करते तो वो उसके बदले किसका सहारा लेते थे, जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनका सहारा लेते थे और कहते थे कि बताओ मुझे
कौन से ग्रंथ में ये मेंशन है, कौन से श्लोक में ये मेंशन है कि ऐसा करना चाहिए। फिर आता है भाई कुंडों का त्योहार। कुंडों का त्योहार क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो भारतीय लोग हैं ना, ये कुंडे अपनी त्वचा में लगा के, कुंडे क्या होते हैं, हुक जैसे लोहे के हुक अपनी त्वचा में लगा के एक त्योहार मनाते थे और अपने आप को बहुत पीड़ा देते थे भगवान के लिए। और ये बात है ना अंग्रेजों को पसंद नहीं थी कि भाई क्यों अपने आप को कष्ट दें। तो इसलिए है ना इस त्योहार के कारण अंग्रेज है ना हमारे यानी भारतीय लोगों को बर्बर बोलते थे। क्या बोलते थे, बर्बर। बर्बर का मतलब होता है असभ्य। क्या अर्थ होता है भाई, बर्बर का अर्थ होता है असभ्य। ठीक है मित्रों, लेसन काफ़ी लंबा है और आज कंप्लीट नहीं होगा, शायद कल भी न हो सके, यानी कि ज़्यादा लंबा है। और यदि हम समझकर करेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। भले ही एक क्वेश्चन कवर हो लेकिन सहज पके सो मीठा होए, यानी कि हम थोड़ा थोड़ा करके भी करेंगे ना तो भी हम अपने जो मंजिल है उस पर पहुंच जाएंगे। चाहे सीटेट वाला हो, एचटेट वाला हो, या फिर कोई भी जैसे किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो उसमें जीके का पोर्शन तो अवश्य ही आता है। तो इसमें देखो ये जैसे सती प्रथा हो गई, विधवा विवाह हो गया, और जो महिलाओं की शिक्षा है, समाज का जो बंटवारा है वो किन भागों में किया गया था, कुंडों का त्यौहार कहाँ मनाया जाता था, कुंडों का त्यौहार बनाने के विषय में अंग्रेजों ने क्या कहा है। ठीक है, जो राजा राम मोहन राय हैं उनका जो काल है, समय है, वो कब से कब तक है भाई, 1772 से 1833 तक है। इन्होंने सती प्रथा को बंद किया था। ठीक है, ऐसे हम याद कर सकते हैं इन बातों को। तो जो विधवा विवाह है ना, यानी कि विधवा विवाह यानी कि जैसे किसी लेडीज़ का हस्बैंड की डेथ हो गई तो सती प्रथा पर रोक तो किसने लगवा दी भाई, राजा राम मोहन राय ने लगवा दी। उसके बाद जो विधवा विवाह यानी कि विधवा का दोबारा से शादी करना, उसके विषय में हम कल पढ़ेंगे। आज सिर्फ इतना ही करेंगे। तो तब तक के लिए मित्रों आप पढ़ते रहिए, वीडियोस को सुनते रहिए, और कुछ आपकी शिकायत है, सुझाव है तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर अवश्य कर दें, क्योंकि जो आपका जो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब है ना, यही मेरा मोटिवेशन है। मुझे और कोई भी प्रॉफिट नहीं है पढ़ाने से। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मैं आपसे कुछ मोटिवेशन प्राप्त करके और बेस्ट करने की कोशिश करूं। तो तब तक के लिए मित्रों मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में।